इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको दिखाएंगे टाउटे तूफान से टेंशन की हर छोटी बड़ी खबर, किस शहर के कितने नजदीक तूफान, पूरी पड़ताल करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना के खिलाफ जंग में आज मिलने वाला है कौन सा नया हथियार। एक तरफ कोरोना के चलते देश बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और संकट देश के कई राज्यों में मंडराने लगा है, और वो संकट है चक्रवाती तूफान टाउटे का खतरा। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में टाउटे गंभीर और उसके बाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये 18 मई यानी कल दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से गुजरेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसके भारी तबाही मचाने के आसार हैं। टाउटे चक्रवात से अब तक कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई और 73 गांव प्रभावित हैं। टाउटे चक्रवात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक के बाद अस्पताल में पावर बैकअप बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं गुजरात के अलावा गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव में चक्रवात से निपटने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पणजी में समुद्र में काफी तेज लहरें देखी जा सकती हैं। एहतियातन रायगढ़ में सभी नावों को किनारे पर लगा दिया गया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी कोस्टल एरिया में सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। ताजा अपडेट ये कि मुंबई से सटे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर में सुबह 5 बजे से बारिश जारी है। हवा का दबाव भी रुक रुक कर बढ़ रहा है। मुंबई में समुद्री इलाकों से सटे इलाकों में हो रही बारिश की वजह से एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद किया गया है। तो टाउटे तूफान का खतरा देश में मंडरा रहा है। कई राज्यों में इसका खतरा है। ये संकट चक्रवाती तूफान का है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में टाउटे गंभीर और बहुत गंभीर होने की बात कही है। ये 18 मई यानी कल दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से गुजरेगा। मुंबई पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बीती रात से कई इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जुहू बीच से अतुल सिंह की रिपोर्ट देखिए। टाउटे तूफान का खतरा लगातार मुंबई पर मंडरा रहा है। इस समय वो जो तूफान है वो मुंबई से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और बड़ी तेजी से मुंबई के साथ महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसका असर मुंबई में देखने को मिल रहा है। बीती रात से ही मुंबई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। हालांकि ये रुक रुक के बारिश हो रही है, इस वजह से वाटर लॉगिंग की कहीं समस्या नहीं हो रही है, लेकिन तेज हवा इस समय चल रही है। करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इस समय चल रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखें समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और ये वजह सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हवा बहुत तेज बह रही है। और अंदेशा जताया जा रहा है कि जब ये तूफान मुंबई के बेहद करीब आएगा, करीबन 50 से 60 किलोमीटर से होता हुआ ये तूफान जब आगे गुजरात के पोरबंदर की तरफ बढ़ेगा, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, उस समय जो हवा होगी करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो मौसम विभाग का अनुमान है। ऐसे में समंदर की लहरें बहुत ज्यादा बेहद खतरनाक हो जाएंगी। इस वजह से आप देखें लाइफ गार्ड इस समय मौजूद है, पूरा बीच पूरी तरीके से खाली है। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रखा गया है। इस वजह से आज वो जितने भी मुंबई के 6 बीचेस हैं उन जगहों पर तैनात होंगे। हालांकि वो सुबह किसी भी वक्त आकर यहाँ पर बीचेस पे तैनात हो सकते हैं। और इसी तरीके से मुंबई के जो कोस्टल इलाके हैं, खासतौर पर बांद्रा, वर्ली, ये तरीके के जो इलाके जहाँ पर लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं, उन जगहों पर भी स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और ये सारी तैयारी इस वजह से की जा रही है कि जो तूफान है उसका इफेक्ट कम किया जा सके, ज्यादा जान माल का कोई नुकसान ना हो, लोगों को क्षति ना पहुंचे। लेकिन जो तूफान है उसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, जिसके तहत मुंबई के आसपास ठाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश। एनडीआरएफ की टीम जुहू बीच पर पहुंच गई, उनके साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। तो तस्वीर देखिए, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है जुहू बीच पर, उनके साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। हालांकि लोगों को बीच पर आने से मना किया गया है। कोविड की वजह से वैसे भी लोगों के बीच पर इकट्ठा होने पर पाबंदी थी। अतुल सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए।
टौकते तूफान की तीव्रता जो लगातार बढ़ती जा रही है और मुंबई के बेहद करीब पहुंच रही है, ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी अब बीचेस पर तैनात होनी शुरू हो गई। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर हैं, जहां पर आप देखें एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जुहू बीच के अलावा मुंबई के गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच और वर्सोवा बीच पर इसी तरीके से एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। अभी ये टीम यहाँ पर पहुंची है, इनके साथ जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो हवा की इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी तीव्रता मानी जा रही है कि करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी जब ये बेहद करीब मुंबई के तट के पास आएगा। ऐसे में जो सीनियर कमांडेंट लोग, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी इनके साथ टीम पर मौजूद हैं और ये सारे के सारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं पूरे बीच पर मौजूद रहेंगे। करीबन 20 से ज़्यादा की संख्या इन एनडीआरएफ के जवानों की है और साथ में इनके साथ स्नीपर डॉग स्क्वाड जो है वो भी मौजूद है, ताकि अगर भगवान न करे कि किसी तरीके का कोई हादसा होता है तो ऐसे में अगर इनकी ज़रूरत हुई तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एनडीआरएफ की टीम इस समय जुहू बीच पर एंट्री कर रही है, पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने यहाँ पर ये पूरी टीम आई है। आप देखें इस समय टीम एनडीआरएफ की जुहू बीच की तरफ एंट्री मार रही है और समंदर का ज़रा नज़ारा देखिए, किस कदर लहरें जो हैं उफान मार रही हैं, तेज़ी से उठ रही हैं, क्योंकि हवा लगातार बढ़ती जा रही है। तूफान काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। जो डिप्टी कमांडेंट हैं इनके एनडीआरएफ टीम के, आशीष कुमार, वो खुद यहाँ पर लीड कर रहे हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहाँ पर किस तरीके से टीम को तैनात करना है। वार फ्रंट जो है के तौर पे मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है और लगातार बारिश काफ़ी तेज़ मुंबई में होती जा रही है और हवा का जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी तेज़ हो रहा है। मुश्किल हो रही है इस तूफान में खड़े होने की, क्योंकि हवा का बहुत ज़्यादा है और मुंबई पुलिस के साथ में जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पेट्रोलिंग भी लगातार मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। आप देखें यहाँ पर अभी जो सीनियर इनके कमांडेंट हैं वो अभी नरेट कर रहे हैं क्या करना है, किस तरीके से कहाँ तैनात होना है, क्या इनकी एक्टिविटी रहेगी, वो सारी चीज़ें इनको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और मरीन ड्राइव से हमारे साथ नम्रता दुबे जुड़ी हैं, जुहू बीच से अतुल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नम्रता, ये बताइए कि इस वक्त क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि खतरा सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि उत्तर कोंकण इलाके जहां पर तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, वहां पर भी इस वक्त नजर आ रहा है। बता दूं कि मुंबई की फिलहाल ऐसी स्थिति की लगातार तेज हवाएं चल रही है, बरसात जो है वो तेज है और समुद्र किनारे की क्या तस्वीर है वो आपको दिखा दूं कि समुद्र में लगातार ऊंची लहरें उठ रही हैं और 3:30 बजे के करीब मुंबई में जो है हाई टाइड की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है और जोरदार बरसात जो है सुबह से ही मुंबई में जारी है और हवाएं बहुत तेज है, जिसके चलते अब तक जो है 30 से ज़्यादा जो पेड़ है वो उखड़ चुके हैं। फिलहाल किसी तरह जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर खासकर दादर शिवाजी पार्क की बात करें तो वहां पर कई सारे जो पेड़ हैं वो गिर चुके हैं। लहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मरीन ड्राइव की। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि तूफान अब तक मुंबई पहुंचा नहीं है, लेकिन जो शुरुआत है तूफान के आने की पहले की वो की है। अतुल इस वक्त जुहू बीच से हैं। अतुल, क्या कुछ तैयारी की गई है? तस्वीरें भी आपने दिखाई अपनी रिपोर्ट में, लेकिन कम से कम नुकसान हो इसको लेकर क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से? फोन कट गया। तो ये तस्वीरें आपको हम मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, ताउते तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान जो गोवा में लैंड कर चुका है और अब ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा गोवा में भी इसका असर पड़ा है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका बुरा असर पड़ा है। 73 गांव प्रभावित हुए हैं। जी नम्रता, ये तस्वीरें लहरों की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि
3:30 पर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी हाईटाइट की दी गई है, लेकिन उसके पहले ही समुद्र की जो लहरें उफान मार रही हैं और बरसात लगातार बढ़ती जा रही है। बरसात नहीं कम हुई है और इसके साथ जो तेज हवाएं हैं वो लगातार जारी हैं। ये नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव के बीच का इलाका है जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप देख पाए तो आसमान में काले बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, बारिश पूरी तरह तेज है, हवाएं तेज है और ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है वो मुंबई के जो प्रमुख 6 समुद्री किनारे हैं वहां पर तैनात है, क्योंकि आज जिस तरह मौसम का बर्ताव दिखाई दे रहा है उसके चलते किसी जान माल का नुकसान ना हो उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। टीमें लगातार हर जगह डिप्लॉय की जा रही है और खासकर समुद्री इलाकों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कल से ही जो है दूसरे जगह स्थानांतरित करने का जो शुरुआत है वो कर दी गई है। ऐसे में बिल्कुल, ताकि कम से कम नुकसान हो, जान का नुकसान तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि बाकी नुकसान को रोकना इस भयंकर तूफान में थोड़ा मुश्किल होगा। कर्नाटक, गुजरात और गोवा में पहले ही इससे नुकसान हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता आपका, हम अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG आज से मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 10:30 बजे 2DG के पहले बैच को जारी करेंगे। इसके बाद दिल्ली में इस दवा की 10,000 खुराक उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल ये एम्स और दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों में मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन जून में हर हफ्ते 2DG दवा के 1 लाख सैशे पूरे देश में मिल सकेंगे। 2DG को DGCI ने 8 मई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। 2DG को डीआरडीओ की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया। पानी में घोलकर पीने वाली ये दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में मिलेगी। डीआरडीओ का दावा है कि 2DG दवा के बाद कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और कोरोना मरीज जल्द रिकवर हो सकेंगे। टेस्ट के दौरान ये पता चला कि जिन कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई उनकी RT-PCR रिपोर्ट दूसरों के मुकाबले जल्द नेगेटिव आई। पिछले साल अप्रैल में इस दवा पर काम शुरू किया गया था। इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नजीर, कह सकते हैं इस कोरोना काल में ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसी दवाई है कहा जा रहा है जिससे जो कोरोना के मरीज हैं उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी, जिसकी सबसे ज्यादा किल्लत देखी गई। क्या खबर है, इसकी लॉन्चिंग कहां पर होगी सबसे पहले? जी बिल्कुल अर्चना कह सकते हैं कि बिल्कुल कारगर दवा मानी जा रही है। जिस तरह के परीक्षण में इसके रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही सफल कहे जा सकते हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसको डीआरडीओ भवन में इसको लॉन्च करेंगे। फिलहाल 10,000 सैशे रिलीज की जाएगी, अलग अलग डॉक्टरों को, अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों को दी जाएगी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं सामान्य और गंभीर तरीके के दोनों तरह के मरीजों को ये दवा दी जा सकती है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। फिलहाल आज रक्षा मंत्री खुद इसको लॉन्च करेंगे। जो अलग अलग अस्पताल हैं उनके डॉक्टरों को आज ये दिया जाएगा। हालांकि ज़्यादा तादाद में इसके प्रोडक्शन की उम्मीद की जा रही है। डीआरडीओ ने विकसित किया है और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की तरफ से के सहयोग से ये दवा विकसित की गई है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है जितने कोरोना केसेस बढ़े हैं उसके लिए दवा कारगर साबित हो सकती है। अर्चना, बिल्कुल नजीर, ये दवा वायरस के साथ घुल जाती है और इसीलिए ये उसके प्रभाव को भी कम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह कि देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 2,81,683 लोग कोरोना की चपेट में आए, जो एक दिन पहले आए कोरोना केसों में 19,000 कम हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को 2,94,000 केस आए थे। करीब 26 दिन बाद पहली बार 3 लाख के नीचे कोरोना केस रजिस्टर किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,092 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन पहले आए आंकड़ों से 15 ज्यादा है। इस दौरान 3,78,388 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब पूरे देश में 35,12,660 एक्टिव केस हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में मिलने का सिलसिला भी जारी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 34,389 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 974 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस मिले, वहां 31,500 केस मिले और 403 लोगों की मौत हो गई। जबकि केरल में 29,704 लोग संक्रमण की चपेट में आए और 89 लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी दिल्ली में 6,456 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 262 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 10,500 लोग कोरोना की चपेट में आए और 308 लोगों की मौत हो गई।
जानकारी बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से कोरोना की स्थिति सुधरी है। दिल्ली में 19 अप्रैल की रात से लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद अब दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 10.4% रह गई। राजधानी में आज सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म हो रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे 24 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया। ये चौथा मौका है जब दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, जबकि पंजाब में लगे मिनी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे से कोरोना को खत्म करने के लिए अपनी कमर कस ली है। आज वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने के बाद बैठक करेंगे। यहां से करीब 1 बजे वो सहारनपुर जाएंगे। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। उन्होंने अब तक सीधे दौरा कर या बैठक के जरिए 40 से ज्यादा जिलों की समीक्षा की है। सीएम योगी की लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने जो मॉडल अपनाया, उसकी तारीफ WHO और नीति आयोग ने की। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यूपी मॉडल की सराहना करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए यूपी सरकार की तरह पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी रविवार को भी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ का दौरा कर अफसरों को कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी निर्देश दिए थे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को कल रात गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए और ऐसा संदेह था कि वो अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया, जिसके बाद आईपीसी की धारा 420, 188, 120B और 34 के तहत कालरा के खिलाफ 5 मई को किए गए मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका को 14 मई को ठुकरा दिया था। नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया। नवनीत कालरा को साउथ दिल्ली पुलिस की मैदान गढ़ी पुलिस ने गुरुग्राम से उसके रिश्तेदार के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। देर रात नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस एम्स में मेडिकल करवाने लेकर गई, जिसके बाद नवनीत को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाएगा। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, क्या क्राइम ब्रांच को नवनीत कालरा को सौंप दिया गया? देखिए, अभी जो नवनीत कालरा है जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई थी गुरुग्राम में, वो अपने रिश्तेदार के फार्म हाउस के अंदर मौजूद था। जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन पिछले कई दिनों से वो फरार था। अग्रिम जमानत जो है वो उसने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया था। खास बात यह है अर्चना कि जितने भी उसके करीबी जिनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर किया गया था। लोधी रोड जो थाना पुलिस है उसने ये कंसंट्रेटर की रिकवरी की थी। उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था। लेकिन कंसंट्रेटर जो रिकवर हुए थे, जो गिरफ्तारियां हुई थी, उन गिरफ्तार जो लोग थे उनको अदालत ने बेल दे दी है। और जिस नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको कोर्ट खारिज कर चुकी है। तो अब मैदानगढ़ी पुलिस की साउथ दिल्ली पुलिस है, उसने नवनीत कालरा को अरेस्ट किया है, क्राइम ब्रांच को सौंपा जाना है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहां से ये कंसंट्रेटर आए थे, किस तरीके से ये कंसंट्रेटर काम कर रहे थे। क्योंकि अर्चना, खास बात यह है कि जब इन कंसंट्रेटर की जांच की गई तो पता चला कि ये सिर्फ 38% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ऐसे खराब जो कंसंट्रेटर अगर सप्लाई करते हैं महंगे रेट पे बेचे जाने से कहां से आए थे, तमाम इंक्वायरी जो है वो क्राइम ब्रांच ने करनी है। अब से कुछ देर बाद मैदानगढ़ी पुलिस जो है वो क्राइम ब्रांच को नवनीत कालरा को सौंप देगी। उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनीत कालरा को अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद रिमांड नवनीत कालरा का लिया जाएगा और पूरी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की शुरू होगी कि आखिर ये कहां से आए। लिंक ढूंढने के साथ साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कंसंट्रेटर खराब थे, यानी जिन मरीजों को बेचे जाते हैं उनकी जान बचाने की जगह ये उनकी जान के लिए खतरा भी हो सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में आज धूमधाम से बाबा केदार के कपाट खुल गए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।